ऑपरेशन अमीर में जैश के पकड़े गए आतंकियों ने जो खुलासे किए हैं, उनसे एक खौफनाक साजिश का पूरा राज सामने आया। सूत्रों के अनुसार साल 2023 में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा और भिवानी में नासिर जुनैद की हत्या से डॉक्टर उमर गुस्साया हुआ था। इन घटनाओं के बाद से ही वो आतंकी साजिश रचने लगा और अपने साथी आतंकियों के बीच खुद को अमीर यानी शासक कहना शुरू कर दिया था। नूह हिंसा जुलाई 2023, नासिर जुनैद हत्याकांड फरवरी 2023। ये वही दो घटनाएं हैं जिन्होंने आतंकी डॉक्टर उमर को उकसाया। ऑपरेशन अमीर में गिरफ्तार आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक इन्हीं दो घटनाओं के बाद ही डॉक्टर उमर खुद को शासक बताने लगा था और बहुत बड़ी आतंकी साजिश का प्लान करने लगा था। गिरफ्तार जैश के आतंकियों ने जांच एजेंसियों के सामने जो बातें कबूल की हैं, उनसे कई बड़ी और डरावनी साजिशों का खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टर उमर पूरी टीम को दीन और नफरत के नाम पर चलाने लगा था और खुद को बॉस के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगा था। खुद को सबसे पढ़ा लिखा और बेहतर मानने लगा था। उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर खुद को लीडर, राजकुमार और हुक्म चलाने वाला मानता था। मुजम्मिल के मुताबिक उमर इतना तेज दिमाग था कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बन सकता था। डॉक्टर अदील को भी वो खजांची मानता था और पूरी टीम को दीन की बातें कहने के लिए कहता था। यही नहीं, डॉक्टर उमर को 9 से ज्यादा भाषाओं की जानकारी थी, जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच शामिल हैं। इन भाषाओं का वो माहिर था। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर उमर लगातार कहता था कि देश का माहौल बिगड़ चुका है, पोलराइजेशन बढ़ गया है और जेनोसाइड हो सकता है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। यही नहीं, आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद से डॉक्टर उमर के दिल में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को लेकर बेहद नफरत भरी हुई थी। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी इंटेलिजेंस जो है, उनकी जो थॉट की जो रिजिडिटी होती है, वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में लगाते हैं और उनके थॉट्स और को चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इनफ्लेक्सिबल एंड दे आर वेरी ऑब्सेसिव इन देयर बिहेवियर्स। ऑपरेशन अमीर की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के बयान से पता चला है कि डॉक्टर उमर नबी अपनी टीम को लेकर जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा धमाका करने का प्लान रच रहा था, जिसके लिए उसने फरीदाबाद में विस्फोटक स्टोर करके रखा था। यही नहीं, डॉक्टर उमर नूह से यूरिया लाता और अल्फला यूनिवर्सिटी में अपने कमरे नंबर 4 में वो खुद इसकी टेस्टिंग भी करता था। सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर उमर के राजदारों से कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और मुफ्ती इरफान शामिल थे। इन्हीं 5 लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी और इनको लीड डॉक्टर उमर ही कर रहा था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एक्टिव था। जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक ब्लास्ट में शामिल आरोपियों ने एक ग्रुप बनाया था, जिसका एडमिन डॉक्टर उमर था और इस ग्रुप को उमर ने चाइनीज लैंग्वेज में बनाया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंडरिन में बात होती थी। ग्रुप का नाम भी मैंडरिन भाषा में था। अब आपको इन 5 आतंकियों का एक दूसरे से कनेक्शन बताते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि डॉक्टर आदिल उमर का जूनियर था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल के कबूलनामे के मुताबिक वो ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर शाहीन से प्यार करता था और दोनों की मुलाकात फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी और मुफ्ती इरफान और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला की बीमारी का इलाज कराने के दौरान हुई थी। कबूलनामे के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट का ताना बाना रचने वाले 5 आतंकी पहली बार साल 2022 में श्रीनगर में मिले थे और यहीं से शुरू हुआ आतंक का पहला चैप्टर। साल 2022 से ही 5 आतंकी एक दूसरे से रेगुलर टच में थे। इसी साल इन आतंकियों ने तौफीक नाम के शख्स से AK-47 मंगवाई। गिरफ्तार आतंकियों के मुताबिक डॉक्टर उमर बाबरी मस्जिद की घटना से लेकर देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की कहानियां सुनाकर जिहाद के नाम पर सभी को तैयार कर रहा था। जांच एजेंसियों की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने यह बताया कि उसे डॉक्टर शाहीन पसंद थी, उसकी सैलरी ज्यादा थी, फिर उसने डॉक्टर शाहीन से शादी कर ली, जबकि उससे पहले डॉक्टर शाहीन का 2 बार निकाह हो चुका था। यानी डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन का तीसरा पति बना। जैश के आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने आतंकी मॉड्यूल के लिए अपने बैंक खाते से
25 लाख रुपए भी सबको दिए थे। यही नहीं, आतंकियों का प्लान था अफगानिस्तान या सीरिया में शिफ्ट होने का। इससे पहले डॉक्टर उमर और उसका एक दूसरा आतंकी साथी टर्की भी गए थे, जहां उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। और देखिए, कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन खुद उसी में गिर जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में अगले सुबह अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हो गया। 6 लोग मारे गए, जिनमें 3 कमांडो, 3 हमलावर शामिल हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे आतंक का आकार खुद ही आतंक से कांप गया। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान एक बार फिर आतंकी वारदात से दहल उठा। वर्षों से भारत में होने वाले आतंकी हमले और आतंकी साजिशों का जिम्मेदार अब खुद आतंकवाद के सामने बेबस और लाचार हो गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की है, जहां 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय को निशाना बनाया और खुद को उड़ा लिया। धमाके के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ खून ही खून बिखरा नजर आया। आनन फानन में फोर्स ने मोर्चा संभाला। कैंपस के बाहर एम्बुलेंस की लाइनें लग गई और घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया जाने लगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं लेडी हॉस्पिटल का तर्जुमान हूँ। सुबह जो FC पेशावर सदर में FC हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके नतीजे में लेडी हॉस्पिटल 5 जख्मी लाए गए हैं। फ्री अमला है इस वक्त, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और जो फार्मेसी और इनपेशेंट सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इस वक्त LRH के ट्रॉमा हॉल में मौजूद हैं। हमले के बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें हमले के साथ ही हमलावर को भी देखा जा सकता है। CCTV की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स का मेन गेट है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गेट पर एक के बाद एक 2 बैरिकेडिंग लगी हुई। हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा में 3 जवान भी तैनात हैं। मेन रोड पर गाड़ियां भी चल रही हैं और लोगों का आना जाना भी हो रहा है। तभी एक शख्स चादर ओढ़कर गेट की तरफ बढ़ता है और वो गेट के सामने आते ही ब्लास्ट करके खुद को उड़ा लेता है। एक बार फिर देखिए कैसे इस सुसाइड बॉम्बर गेट की सीमा में आता है और खुद को उड़ा लेता है। ये सुसाइड बॉम्बर गेट के बीचों बीच पहुंचने का इंतजार भी नहीं करता और जहां 3 सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, वहां पहुंचते ही धमाका कर देता है। एक और CCTV की तस्वीरों में ये आत्मघाती हमलावर साफ दिख रहा है, जिसमें वो अपने पास रखे बम को एक चादर से पूरी तरह ढके हुए दिख रहा है। गेट के दूसरे हिस्से से भी धमाके की CCTV तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी गेट पर एक सुरक्षाकर्मी दिख रहा है। तभी एक शख्स गेट के अंदर दाखिल होता है और उसके दाखिल होते ही गेट के दूसरी तरफ बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी चपेट में कुछ आम लोग भी आ जाते हैं। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान में हुआ ये दूसरा आत्मघाती हमला है। इससे पहले इसी महीने की 11 तारीख को इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में एक धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे और 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। पेशावर में आज हुआ हमला पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ी चोट है क्योंकि इस बार निशाने पर पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर्स था, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ली। पाकिस्तान के जिस इलाके में हमला हुआ वो अफगानिस्तान तोरखम सीमा के बेहद पास। अफगानिस्तान बॉर्डर की दूरी यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर है, जिसे 1 से 1.5 घंटे में तय किया जा सकता है। जाहिर है हेडक्वार्टर्स पर सुरक्षा एजेंसियों की खास नजर रही होगी और सुरक्षा भी बेहद सख्त रही होगी। ऐसे में हेडक्वार्टर्स के मेन गेट पर पहुंचकर हमला करना पाकिस्तान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सियासत चरम पर है। राज्य की सियासत लगातार गरमा रही है। चौतरफा वार पलटवार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां SIR प्रक्रिया रोकने की मांग करते हुए खुलकर विरोध कर रही है, तो वहीं राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने ये साफ साफ कह दिया है कि SIR एक जरूरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है
और इस बीच पश्चिम बंगाल में वोटर पुनरीक्षण बहुत तेजी के साथ जारी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 10 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी तकरार। बंगाल में एसआईआर पर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। बंगाल में जमा नहीं हुए 10 लाख एसआईआर फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और इसे तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं। उनके मुताबिक यह प्रक्रिया लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीबी आनंद बोस ने ममता सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक और जरूरी प्रक्रिया है। बंगाल के राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में कुछ लोग एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SIR is an essential process of our commitment to hold free and fair elections. Its aftermath is used for misleading people and even trying to create dissensions in society, and also exhorting people for mutiny and riots. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एसआईआर को लेकर गुमराह करने वालों के खिलाफ तल्ख हैं, तो इधर टीएमसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमें चुनाव आयोग पर अदृश्य दृष्टि रखनी होगी। अभिषेक के इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी है। बंगाल में कटेंगे 10 लाख वोटरों के नाम। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से चल रहे एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण में इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 55 लाख फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं और इनमें से 10 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, यानी ये 10 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। इन 10 लाख में 6.5 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे पाए गए जो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी नाम अनुपस्थित, मृत, डुप्लीकेट या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। राज्य में कुल 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे गए थे और इसी के मुताबिक 99.75% वोटरों तक फॉर्म पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अभी करीब 4 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज होने बाकी हैं, इसलिए वोटर लिस्ट से हटने वाले नामों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ के प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कई बीएलओ काम के दबाव के चलते प्रदर्शन करते नजर आए। और देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के डर से, उसके खौफ से भागम भाग मच गई है। ऐसे कई रिपोर्ट सामने आ गए हैं, लेकिन इसी बीच बीएलओ अपने काम में लगातार जुटे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां नई हैं, क्योंकि कई लोगों पर गलत दस्तावेज सौंपने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से बीएलओ एसोसिएशन को निर्वाचन आयोग को शिकायत तक करनी पड़ रही है। बिलख बिलख कर रोने वाले शख्स का नाम माणिक हल्दर है। इसे अपने वतन जाना है। घर वापसी के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा हाकिमपुर बॉर्डर भी पहुंच गया। वहां पर डेरा डालकर बैठ गया कि किसी तरह अपने वतन चला जाए, और इसी चिंता में इसने रोना शुरू कर दिया। समय দালাল ধরিয়ে কত নিল তারা? ওরা নিছিল তখন ৫,০০০। ৫,০০০। এই বর্ডার দিয়ে আসছিলেন না অন্য বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? না, ওই বেনাপোল থেকে। माणिक हल्दर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसआईआर के डर से बंगाल से भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर तो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। बीएसएफ के मुताबिक रोजाना 100 से 150 लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भागम भाग एसआईआर की वजह से है, क्योंकि अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। बंगाल में अगले साल चुनाव हैं और इससे पहले वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है।
इस वजह से वहां पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर घपला करने की कोशिश में जुटे हैं। ये दावा बंगाल में BLO एसोसिएशन ने किया। BLO एसोसिएशन की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा गया कि कुछ लोग दूसरे लोगों के दस्तावेज सौंप रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2002 से पहले के दस्तावेज नहीं हैं, इसीलिए वो सेम सरनेम वाले किसी दूसरे शख्स के दस्तावेज दे रहे हैं। और इस चक्कर में डेटा में एक शख्स के पिता के नाम के आगे 10 लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी बंगाल में SIR का डर लोगों से ऐसी चीजें करवा रहा है कि BLO का दिमाग घूम जाए। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में SIR करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में SIR करवाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में SIR करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया है। पर्सन नेता मुकेश अंबानी ने भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी नीली जर्सी वाली लड़कियों ने हमें एक बार फिर से गौरवान्वित कर दिया। भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि सच्ची दृष्टि दिल से आती है। उनकी जीत साहस, दृढ़ता और अटूट भावना की जीत है। उन्होंने लाखों लोगों के लिए आशा, संभावना और प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। हम लोग फुटपाथ पर वाला है और फुटपाथ के दुकान है। हमारा हल्ला गाड़ी आता है, बंद कर देता है, तो हम कहाँ जाएंगे बूढ़ा बूढ़ी। और क्या मानने की बोल सकते हैं सर। हम भी देखिए बतियाते रोड पे आ गए हैं। नगर निगम वाला कहीं हमको भी गाड़ी पर लाद के लेके न चल जाए। भैया अब नया सरकार बन गया, नया सरकार के पास चैलेंज भी है कि काम बढ़िया से करना है। गृह मंत्रालय मिल गया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी से मांग रखिए, प्रशासन सब उनके हाथ में है, पुलिस व्यवस्था सब उनके हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुनिश्चित करे एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, यही हम आशा करते हैं उनसे। लॉ एंड ऑर्डर को लेके चुनाव में भी देख रहे थे, सारे नेता उसका मुद्दा बना रहे थे। यहाँ पर जो है जंगल राज करते हैं, अभी भी तो मर्डर हो ही रहा है। तो ये सबको अब धोना पड़ेगा ना, ये सबको ये सबको टाइट करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो भी क्राइम का आशंका जहाँ होता है वहाँ सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये प्रशासन को कि कहाँ ये सब चल रहा है। अब जैसे अभी एक दीदी बोली कचरा यहाँ भरा हुआ है और ठेला को पीछे करा जा रहा है। झाड़ू मार रही थी, हम देखे अपना 2 महिला थी झाड़ू मार रही थी। है ना, अभी सुबह से अभी तक कचरा साफ ठेला के आता है, टांग लेता है, कितनों पीछे लगावे तो रोड पर आता है उसको भी टांग लेता है, पीछे रहता है उसको भी टांग लेता है। पी करके चलता है, हल्ला करता है, लड़ाई करता है। पीने वाले को पकड़ते हैं, बेचने वाले कुछ नहीं कहते हैं। खुलेआम बिक रहा है, जो सामान 50 रुपए और डुप्लीकेट है। खरीदते हैं क्या भैया, क्या रेट पता सुनते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। फुटपाथ दुकानदार के पूरा हटा दे रहा है। फुटपाथ दुकानदार के पूरा स्थायी कहीं व्यवस्था करके उनको दिया जाए। कहीं पे साइड में रोड पे अवैध लग रहा है, कहीं साइड में उसको जगह बना के दिया जाए, कहीं साइड में उसके लिए स्पेशल व्यवस्था तो करना पड़ेगा सबको, इसके विषय पर करना होगा सबके लिए। जनता के हित में होगा अगर व्यवस्था करेंगे तो। जिस तरह से पहले चल रहा था 2005 से, ऐसा ही व्यवस्था रहेगा तो बहुत बढ़िया जनता के हित में काम होगा। कैसी हैं? अच्छे, ठीक है। अभी देख रही होंगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की। सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना,
स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित किया, क्या उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा सर आपकी? देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। जेल के अंदर से जो क्राइम हो रही है वो कैसे रुकेगा सर? बुलडोजर चलेगा सर।